नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ है। सरकार आदिवासी वर्ग एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगी। अनुसूचित जाति एससी को 13% और सबसे बड़े जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 2 विधेयकों में बदलाव के प्रारूप को मंजूरी दी है। आज चर्चा इसी मसले पर कि विधेयक पारित कर देने से क्या आरक्षण की रार थम जाएगी, क्या आरक्षण पर अब गेंद केंद्र के पाले में डाली जाएगी, आरक्षण के नए कोटे से एससी वर्ग को कैसे मनाएंगे, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला एक बार फिर तूल पकड़ चुका है। पहले छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और आदिवासी विधायक कवासी लखमा का ये बयान सुनिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे। हम रोज जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए। उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। हम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। दरअसल गुरुवार को भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत आरक्षण के नए कोटे को तय किया गया। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ है। कैबिनेट ने 2 विधेयकों में बदलाव के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके बाद अब आदिवासी समाज को 32%, एससी यानी अनुसूचित जाति को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 4% आरक्षण का कोटा तय किया गया है। आरक्षण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, इसी के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्णय हुए थे उसमें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश भी आरक्षण से प्रभावित हुआ था। तो दूसरा विधेयक छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022। आरक्षण के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साई ने इस पर क्या कहा है, ये सुनिए। नहीं, अभी तो आप बता रहे हैं, हम तो अभी सुन रहे हैं। वो पुरानी एक कहावत है कि ठाढ़ी के खेती और गाभिन गाय तब जानो जब मुंह में जाए। तो वो सारा मामला आ जाए तो हमारा कोई शौक थोड़ी है। हम तो समाज के लिए बैठे हैं। जिस दिन ये प्रक्रिया आएगी उस दिन ये मामला खत्म हो जाएगा। ये बहरहाल कैबिनेट ने प्रस्ताव तो पारित कर दिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी जानते हैं। तो जानकारी के मुताबिक अब सरकार विधेयक लाएगी। विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा। 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र है। विधेयक के साथ एक संकल्प भी पारित कर सकती है सरकार। संकल्प में केंद्र से छत्तीसगढ़ आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो सकती है। उधर अनुसूचित जाति वर्ग नए आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि 2012 तक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन आरक्षण के नए कोटे में अनुसूचित जाति के लिए ये कोटा 13% हो गया है। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ विधेयक लाने भर से और संकल्प पारित करने भर से बात बन जाएगी? तो इसे समझने के लिए आरक्षण पर दिए बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले पर भी नजर डालते हैं। तो
आरक्षण पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को फैसला सुनाया था। फैसले के पैराग्राफ 81 में SC/ST को 12% और 32% आरक्षण को वैध नहीं माना गया था। कोर्ट ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को सही नहीं माना था। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ प्रतिनिधित्व को अपर्याप्त बताकर 50% आरक्षण की सीमा को नहीं लांघा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सामान्य वर्ग के मुकाबले नौकरी शिक्षा की प्रतियोगिता में जगह नहीं बना पाना विशिष्ट परिस्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव है। 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है। लिहाजा इससे पहले आरक्षण के चिन्ह के बोतल से बाहर आने से प्रदेश में सियासी हलचल मचना तो तय है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी दुबे, संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी नेता, धनंजय सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल हम करेंगे धनंजय जी से, क्योंकि सर जिस तरह से इस विधेयक को पेश किया जा रहा है, बदलाव की बात की जा रही है, क्या आप हमें समझाएंगे क्या कुछ बदलाव इस विधेयक में होंगे? देखिए, जो 32% आरक्षण के विषय पर जो न्यायालय का फैसला आया था कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस दौरान न्यायालय में 32% के आधार को बताने में कहीं ना कहीं उनकी नाकामी रही है। उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई तो राज्य की कैबिनेट के बैठक में फैसला हुआ है और आरक्षण विधेयक संशोधन 2022 लाया गया है। और विधानसभा के जो सत्र होंगे, विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को, उसमें सभी वर्गों को उनके कानूनी अधिकार उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने पर फैसला होगा। और विधेयक में प्रस्ताव पास हुआ है। 2 प्रस्ताव आज पास हुए, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के जो विधेयक है उसको और आरक्षण विधेयक संशोधन 2022 को। तो निश्चित तौर पर हमारी राज्य सरकार का मानना है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो वर्ग है जिनको कानूनी अधिकार मिले हैं उनको कानूनी अधिकार मिलना चाहिए और इसके सरकार प्रतिबद्ध है और हम उनके वर्ग को उनका अधिकार दे के रहेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अश्विनी दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, फिर किस तरह से जब इस विधेयक को लाया जाएगा और ये 50 के ऊपर जाएगा तो क्या इसे लागू करना इतना आसान होगा? आसान शब्दों में सर कैसे समझा सकते हैं इसे? देखिए, राज्यों का कोई भी डिसीजन रिजर्वेशन को बढ़ाने का और ये कहते हुए कि चूंकि 103वां संशोधन जो संविधान का है जिसमें EWS कोटे को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया, उसकी वजह से जो कैप था 50% का KM नागराज और जो इंदिरा साहनी के केस में उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में बहुत सारे टेस्ट के साथ एक टेस्ट ये भी था कि बहुत विशेष परिस्थितियों में इकोनॉमिक और बैलेंस, सोसाइटल बैलेंस बनाने के लिए 50% की सीमा को पूरा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बात ये समझना होगा कि जो इसका डायनेमिक इंटरप्रिटेशन था और कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायनेमिक इंटरप्रिटेशन है, जो 38 से 46 जो संविधान का अनुच्छेद है, उसकी अगर हम बात करें तो वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के आरक्षण की बात करता है। यानी कहीं भी कि जनसंख्या के हिसाब से बढ़ता जा रहा है तो आप रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे। दूसरा, 2 तरह के रिजर्वेशन है, ये समझने की जरूरत है। पहला एक संवैधानिक रिजर्वेशन है जो SC को 15% और SC को 7.5% है, जो संविधान में ऑलरेडी पहले से दिया गया है। और जो OBC का रिजर्वेशन है वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से आया और वो जो है स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो EWS के जिस समय आर्ग्यूमेंट चल रही थी, उस समय एक अटॉर्नी जनरल का इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो उसमें कोट हुआ वो ये हुआ कि जो SC भाई, ST भाई और OBC भाई है वो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे रिजर्वेशन के क्राइटेरिया और रिजर्वेशन मिल रहे हैं, इसलिए उनके फेवर में रिजर्वेशन बढ़ाना मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं हो। इसलिए उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मुताबिक 10% जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं और जो संविधान का मूल उद्देश्य है, जो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का मूल उद्देश्य है, 15(4), 15(5), 15(6) और संविधान के अनुच्छेद 16 का, उसको जो है दूर करने की जरूरत। तीसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 50% का जो कैप है वो SC, ST और OBC के केस में इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ये लॉ सेटल्ड है इंदिरा साहनी के जजमेंट में।
इसलिए जो राज्यों का पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए जो ये रिजर्वेशन लेकर के आ रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट का टेस्ट पास करेगा भी नहीं, इस पर बड़ा संशय। इसलिए मैं समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो उनका मोमेंटम है उसको खड़ा करने के लिए, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, उसको गर्म रखने के लिए पॉट को वो इस तरह से लाया जा रहा है। चाहे झारखंड का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, छत्तीसगह का अभी तुरंत का मामला हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जी, यानी अश्विनी जी कोई फायदा नहीं होगा, मतलब कि जो वादे किए जा रहे हैं लगातार SC ST वर्ग से, OBC वर्ग से, आदिवासियों से, वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई देंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट टेस्ट उसका क्लैरिफाई करेगा। मैंने फिर कहा कि ये 3 जो जजमेंट से, KM नागराज की जजमेंट, जो इंदिरा साहनी की जजमेंट और अभी जो EWS की जजमेंट आई, उन तीनों के लाइट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन को इंक्रीज कर रही, क्या उसमें जो दिए गए इसेंशियल लीगल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया उसको पार करते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि ये ला भी देंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी के बाद ही इसको अमली जामा पहनाया जा सके, रिजेक्ट होगा या सेलेक्ट होगा। मैं फिर एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह से ये सोच करके कि 103वां जो संविधान का संशोधन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS रिजर्वेशन दिया, वो इंदिरा साहनी के जजमेंट के 50% के कैप को पार करता है, ये बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि 50% का कैप हमारे SC भाइयों, ST भाइयों और OBC भाइयों के लिए निर्धारित है और ये सोशल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए 10% का रिजर्वेशन लाया गया। बिल्कुल। सुंदरानी जी, तो जिस तरह से लगातार आदिवासियों के लिए आप लोग खड़े हुए हैं और ऐसे में अब विधेयक में बदलाव करके उसे पारित किया जा रहा है, तो यानी कुल मिलाकर जो आंदोलन आपका था आदिवासी वर्ग के लिए, अब वो खत्म माना जाए? बिल्कुल नहीं खत्म माना जाना चाहिए। ये तो सिर्फ छलावा कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने छलावा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में 32% का आरक्षण लाया था आदिवासी समाज के लिए, लेकिन इन्होंने कोर्ट में जो इनको दलीलें दी जानी चाहिए थी, पक्ष रखा जाना चाहिए था, रखा नहीं। और आज जो परिस्थितियां हम सबके सामने खड़ी हो गई, भानु प्रतापपुर चुनाव हो रहा है, उसके दबाव के चलते, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के चलते, सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन के चलते आज इन्होंने ये एक झुंझुना जनता को देने की बात, आदिवासियों को, अन्य वर्गों को देने की बात की है। लेकिन निश्चित रूप से ये मकसद में कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि इनकी नीयत साफ नहीं है। पहले पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, खुद ही के व्यक्ति से जाके इन्होंने स्थगन लाया, जिसको बाद में निगम का अध्यक्ष बनाया। तो कहीं न कहीं इनकी नीयत कभी भी नहीं है। अदालतों में भी समय पास करते रहे, पेशी पे पेशी लेते रहे, तारीख पे तारीख बढ़ाते गए, लेकिन इन्होंने ठीक से लड़ा नहीं। और आज भी इनकी नीयत साफ नहीं है, क्योंकि अब 32% का आरक्षण इनके गले की हड्डी बना हुआ है। निश्चित रूप से आज सर्व आदिवासी समाज जिस प्रकार से नाराज है, कवासी लखमा साहब को जिस प्रकार से कांकेर भानु प्रतापपुर में आक्रोश का सामना करना पड़ा, चलिए ठीक है, यानी कुल मिलाकर छवि बनाने की एक कवायद। बाबूलाल जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार आदिवासी वर्ग नाराज था प्रदेश सरकार से, तो अब जिस तरह से विधेयक लेकर आ रहे हैं, संशोधित विधेयक, इसका फायदा क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, क्या अब जो नाराजगी आदिवासी वर्ग में दिखाई दे रही थी वो कम होती हुई दिखेगी या कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, अश्विनी दुबे जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कानून की व्याख्या की है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है और वो विधेयक के माध्यम से ही हुई है। वो शायद उसमें नवी व्यवस्था का कोई प्रयोग किया गया है, कुछ ऐसा संदर्भ आया है। अब ये विधेयक तो पारित कर देंगे ये, और विधेयक पारित करने में दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि मांग जो है तो भारतीय जनता पार्टी भी इस मांग से सहमत है कि आरक्षण बढ़ना चाहिए, तो विरोध नहीं होगा। विधेयक में कोई रोक नहीं लगेगी। और इसी बहाने जो है ये आदिवासी विवाद के चलते जो है ये विधेयक लाने की बात हो रही है। इसी में जो है मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी या वायदा किया था, 27% OBC का भी इसमें मुद्दा डाल दिया गया है, ताकि वो भी विवाद न बने और खत्म हो जाए मामला। और 12 से 13% करके जो है ST SC को भी जो है संतुष्ट करने का प्रयास इसमें दिख रहा है। अब सवाल कानूनी स्थिति इसकी क्या बनेगी,
जैसे भाई साहब दुबे जी ने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट जज करेगा, मुझे राज्यपाल रोकेंगे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि राज्यपाल ने स्वयं इस बात को कहा था सरकार के साथ में कि आदिवासियों की इस विवाद को समाप्त करवाया जाए और उनका आरक्षण पुराने हिसाब से मिलना चाहिए, ऐसा राज्यपाल जी ने निर्देश सरकार को दिए थे। उस आधार पर ही जो है 1 और 2 दिसंबर का सत्र बुलाया गया है मांग के आधार पर, और वो सत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी भी विरोध नहीं करेगी, ये विधेयक पास हो जाएगा। और निश्चित रूप से जो है जो लानत मनानत करनी होगी, एक दूसरे की पार्टी में पॉलिटिक्स करनी होगी, वो सत्र में दिखाई देगी बातचीत बहस के दौरान, लेकिन विधेयक पारित हो जाएगा। और राज्यपाल भी इसमें दस्तखत करने में मुझे नहीं लगता कि गुरेज करेंगी, क्योंकि स्वयं उन्होंने ही आग्रह किया था कि ये मामला सुलटाया जाए करके। तो इसलिए जो है रास्ता तो विधेयक का साफ दिखता है मेरे को, लेकिन इसका प्रभाव आदिवासियों पे क्या पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा नकारात्मक पड़ेगा, ये तो उनके विवेक पे छोड़ दीजिए कि आप जो है आरक्षण का दोषी कौन है, वो दोषी किसको मान रही है और सुधार कौन कर रहा है, ये वो उसके विवेक पर छोड़ दीजिए कि वो अगर मानेगी कि कांग्रेस सुधार कर रहा है तो उसको पक्ष लेगी, भाजपा जो ठीक बोल रही है भाजपा का पक्ष लेगी। ये इसकी स्थिति है और मैं समझता हूं कि इसमें ओबीसी को भी साधने का पूरा प्रयास इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है, जो उन्होंने अपने वायदे में कहा था मुख्यमंत्री ने, इसमें उसको भी जोड़ लिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, सरकार की पहल जिसमें दिख रही है, सरकार चाहती है कि ऐसा हो जाए, ये इसमें दिखेगा। और हो न हो की बात है, लेकिन सरकार चाहती है ऐसा करना, ये बात प्रतिष्ठित होगी और इसका प्रचार जो होगा वो शायद इनके में भी जा बिल्कुल बाबूलाल जी। लेकिन अगर हम एससी आरक्षण की बात करें जो कि पहले 16% था और अब कम हो गया है, 13% तक पहुंच गया है, तो क्या वहां नाराजगी नहीं होगी सरकार से और उसका असर नहीं पड़ेगा? ये देखिए 16% पहले था, पहले ही इसको 12% किया जा चुका है और 20% से 32% आदिवासी को किया गया था, डॉक्टर रमन सिंह के दौर की बात है वो। तो वो जो चीजें हो चुकी सो हो चुकी। अभी जो गड़बड़ हुआ था 50% में बांधा गया था, उसमें जो प्रतिशत आदिवासियों का 12% कम हो रहा था, मुद्दा असली वो है, विवाद का विषय वो है। और ओबीसी का परसेंटेज कम था तो उसको बढ़ाकर 27 कर दिया इस विधेयक में। तो इसको देखने वाली बात ये होगी कि इसको प्रयास माना जा रहा है, इस सरकार के द्वारा माना जाएगा कि ये इन्होंने प्रयास तो किया, ओबीसी को भी 27 देना चाहा और 13% एससी को देना चाहा और 32% जो है एसटी को देना चाहा इन्होंने, चाह करके इन्होंने विधेयक लाया, प्रस्ताव लाया और वो पारित हो न हो, पारित तो हो जाएगा मुझे लगता है। तो वो कोशिश इनकी मानी जाएगी। ये मुझे लगता है कि जनता उसमें इस तरह से सोचेगी कि सरकार ने प्रयास किया। जी अश्विनी जी, तो जिस तरह से आबादी के अनुपात में आरक्षण की बात कही जा रही है, तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल की बात अगर कर रहे हैं तो क्या कोई एक विशेष वर्ग या कोई भी वर्ग जनसंख्या बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं देगा क्या? और फिर पॉपुलेशन कंट्रोल को कैसे लागू किया जाएगा? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिट, यूनिफॉर्म सिविल कोड और रिजर्वेशन तीनों डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तीनों के डिफरेंट टेस्ट हैं। संविधान की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है संविधान में, और अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने वसंत कुमार और अशोक कुमार ठाकुर के केस में बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस ही संविधान की मूल भावना में निहित है। दूसरा, बार बार जो चर्चा होती है कि तमिलनाडु में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है, स्टेट का एजुकेशन जो है, स्टेट का मसला स्टेट लिस्ट में आता है। तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन इंक्रीज हुआ है वो खास तौर से एजुकेशनल जो उनके माने इंस्टीट्यूशंस हैं या वो जो फील्ड है, एजुकेशन जो फील्ड है उसमें हुआ है। लेकिन अगर हम बाकी जगहों पर देखें तो संविधान की 9वीं अनुसूची का जो है हवाला दिया जाता है। बार बार कहते हैं आखिर में क्या है 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची को 1951 के पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। उसमें अनुच्छेद 31A और 31B के तहत कानून जो शामिल होते हैं उनको न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिलता है। यानी अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून पास किया जाता है तो वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यानी आसान भाषा में यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर जो है जो आरक्षण से जुड़ा कानून है वो राज्य सरकार और खास तौर से पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए, मैं प्योरली फिर बोल रहा हूं कि वो उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात करते रहते। जैसे जमींदारी उन्मूलन समेत कुल 13 कानून जोड़े गए जब से संविधान बना तब से अब तक, तो उनको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसीलिए समय समय पर जब संविधान संशोधनों की बात होती है तो 9वीं अनुसूची की बात हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि उस 9वीं अनुसूची के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की 6-3
माने 9 जजेस की बेंच ने इंदिरा साहनी केस को डिसाइड किया, 5 जजेस की बेंच ने अभी मेजॉरिटी व्यू ने अभी ईडब्ल्यूएस केस को डिसाइड किया। उसके अलावा नागराज के केस में आप देखिए तमाम केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए रिजर्वेशन को लेकर के डिफरेंट जो लॉ जो उन्होंने जजमेंट्स पास किया उसमें जो इसेंशियल टेस्ट हैं उसको क्या ये टेस्ट पास करेंगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन स्टेट बॉडी का सब्जेक्ट को जुडिशियल रिव्यू यानी टॉप कोर्ट जो जिस देश की है उसके जुडिशियल रिव्यू। इसीलिए आप देखिए आप बिलासपुर हाईकोर्ट के जजमेंट का आप हवाला दे रही थी, बिलासपुर हाईकोर्ट की भी अगर ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो सिर्फ इसीलिए तो घूम फिरकर जो आरक्षण का मुद्दा आता है वो जरूरी यह है कि जो इसेंशियल टेस्ट हैं वो पास करते हैं या नहीं, पारित हो जाएगा, पारित करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेट नोटिफाई भी कर देगा, गवर्नर के दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट को पास करेगा, सवाल यह है। जी बिल्कुल, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है कि विधेयक संशोधित करके अब इसे पारित किया जाएगा। साथ ही धनंजय जी आपसे हम समझना चाहेंगे जब ऐसा होगा और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसे पास होना होगा तो फिर अगर पास नहीं होता 50% से ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से मना कर दिया गया है, फिर तो वही बात हो गई कि कहीं ना कहीं आप जो गेंद है वो केंद्र के पाले में डाल रहे हैं, यानी अपनी तरफ से, जो कि सुंदरानी जी कह रहे हैं कि सिर्फ छलावा है, धोखा है ये। देखिए सुंदरानी जी ने जो बात कही है छलावा और धोखा यह रमन सरकार ने किया था, इसका कारण समझिएगा। माननीय वकील साहब जो बैठे दुबे जी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि 50% से ऊपर आरक्षण आप दे नहीं सकते, और वो 50% आरक्षण का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो आज लागू तो नहीं हुआ है, वो पहले भी लागू था 2011 में। जब 2011 में आपने आरक्षण बनाया 32% का और एससी वर्ग का आरक्षण कटौती किया, उसी दौरान 50% के आरक्षण की सीमा को आप लांघ चुके थे, 58% आरक्षण यहाँ पे लागू हो चुका था। अगर उस दौरान रमन सरकार ईमानदारी से काम करती और जो अधिकार है उस अधिकार का सदुपयोग करती तो मुझे लगता है आरक्षण स्टैंड रहता, क्योंकि लोकसभा की जो 9वीं अनुसूची है उसमें अगर आरक्षण के जो प्रस्ताव पास हो जाते तो उसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको यह अधिकार दिया हुआ है। हमारी सरकार जब आरक्षण देने के विषय में गई तो हमने जब कहा कि हम सभी राज्यों को दौरे करेंगे जहाँ 50% से ऊपर के आरक्षण है और उस आरक्षण को सुंदरानी जी, क्या बीजेपी सरकार ने कोशिश नहीं की थी? पहलों को ध्यान दिया, तभी तो आरक्षण दे रहे हैं, 9वीं सूची में शामिल कराने जा रहे हैं। जो आज अभी कुछ दिन पहले तक लागू था 32% आरक्षण, 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, इसको लेकर ठीक से लड़ना चाहिए था, अपने तथ्यों को रखना चाहिए था। सरकार का 50% आरक्षण का बॉर्डर लाइन पास किए तो पेशी पे पेशी लेते गए, इन्होंने पक्ष नहीं रखा। अब बोलते हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, बड़े वकील लगाएंगे और इसका विधेयक पारित करेंगे, ये फिर गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही छलावा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में किया, पिछड़ा वर्ग आरक्षण ऐसे ही किया और कि आरएसएस भाजपा आदिवासियों के पार्टी के व्यक्ति के द्वारा आरएसएस भाजपा नेता कई बार बोल चुके हैं कि देश में आरक्षण खत्म करना चाहिए। जिस समय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, आप देखिए जनता को धोखा दे रहे हैं। धनंजय जी आप सीधा सीधा जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अगर उसी आपकी नीयत अगर साफ होती तो आपके व्यक्ति अदालत में नहीं जाते, ईमानदारी बरतते और 9वीं अनुसूची पास करा देते तो ये दोनों आरक्षण के मामले में कहीं न कहीं आपकी पार्टी दोषी है और आप ही लोगों ने कोर्ट से स्टे करवाया, आदिवासियों का आरक्षण में कटौती किया। चलिए, दावे सभी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं आदिवासियों के हितैषी बनने के, लेकिन कितना बन पाएंगे ये देखना होगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद क्या क्या आगे राह में, क्या यह राह आसान रहेगी या मुश्किल रहेगी, ये अब से कुछ समय के बाद साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।